आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से पहले चरण के चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था और इस दिन गया संसदीय सीट से जीतन राम मांझी ने और जमुई संसदीय सीट से चिराग पासवान ने नामांकन दाखिल किया। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव होंगे। महामुकाबले का शानदार यलगार, सत्ता संघर्ष के लिए योद्धा तैयार, सियासी दंगल में दाखिले की भरमार, महासमर में कद्दावर प्रत्याशियों की कतार, जनता तय करेगी रणबांकुरों की जीत हार। दिल्ली की सत्ता के लिए बिहार की जमीन पर महासियासी संघर्ष का यलगार हो गया है। सत्ता के समर में पर्चा भरने के साथ ही सबसे बड़े दंगल में सियासी रणबांकुरों ने दाखिला ले लिया है। अब मुकाबला शानदार होगा। ये कद्दावर नेता जनता जनार्दन के सामने अब अपने सियासी हुनर, कला और राजनीतिक शौर्य का परिचय देकर उनसे अपनी जीत का आशीर्वाद लेंगे। 2 धड़ों में बटी सियासी ताकतें अब अपने अपने मयान से तलवारें निकालकर विरोधी खेमे पर हल्ला बोलेंगी। जमुई में चिराग वर्सेस भूदेव की जंग। जमुई में लोकसभा के पहले चरण में चुनाव होगा। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों चिराग पासवान और भूदेव चौधरी ने पर्चा दाखिल किया। मेरा मुकाबला सिर्फ मुझसे है। 2014 में प्रत्याशी के तौर पर जो मैंने क्षेत्र की जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा करना मेरे लिए चुनौती थी और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी इस चुनौती में सफल हुआ हूं। बहरहाल पब्लिक डोमेन में आज खड़ा हूं। परिणाम कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। जनता से अपने काम के आधार पर ही उनका आशीर्वाद मांगू। गया में मांझी वर्सेस मांझी, महागठबंधन के मांझी वर्सेस एनडीए के मांझी। गया में दोनों गठबंधनों की सियासी नाव मांझी के कंधे पर ही है। महागठबंधन की ओर से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नामांकन दाखिल किया, तो एनडीए की ओर से जेडीयू प्रत्याशी विजय मांझी ने भी पर्चा भर दिया। इसके साथ ही गया की सियासी तपिश कई गुना बढ़ गई है। गया का मुद्दा यही है कि अभी तक सांसद के रूप में जो यहाँ प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ हमारे जगह है, लेकिन उनका कार्य उनकी जीत सुनिश्चित है। मेरा ना नहीं, जीतन राम मांझी वो अपनी जीत नहीं, विजय तो हम है। कहीं नहीं टिकेंगे। वो जितना दावा कर लें और जितना दवा ले लें, कहीं टिकने वाले नहीं। नवादा में चंदन कुमार वर्सेस विभा देवी। नवादा से एनडीए खेमे से एलजेपी प्रत्याशी चंदन कुमार ने अपना पर्चा दाखिल किया। एलजेपी नेता सूरज भान अपने छोटे भाई के नामांकन में सहयोगियों के साथ मौजूद रहे। वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी विभा देवी ने भी पर्चा दाखिल किया। विभा देवी दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी है। औरंगाबाद में सुशील वर्सेस उपेंद्र। एनडीए प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह, महागठबंधन के उपेंद्र प्रसाद और बीएसपी के नरेश यादव। हालांकि यहां मुख्य मुकाबला एनडीए की ओर से बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह और महागठबंधन की ओर से हम प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद के बीच है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुनः एक बार औरंगाबाद की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजे। तमाम की जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरा हो और विकास हो, न्याय के साथ विकास हो, ये हमारा यह मूलभूत। पहले चरण के प्रत्याशी के अलावा एनडीए और महागठबंधन की ओर से दूसरे चरण के प्रत्याशियों ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। पूर्णिया से कांग्रेस प्रत्याशी उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने समाहरणालय में निर्वाची पदाधिकारी प्रदीप कुमार के समक्ष नामांकन किया। उनके प्रस्तावक के तौर पर कांग्रेस विधायक आफाक आलम, अरविंद कुमार साह, भोला, संजीव कुमार सोना थे। कटिहार में एनडीए की ओर से जेडीयू प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी ने पर्चा दाखिल किया। दुलालचंद गोस्वामी के नामांकन में खनन मंत्री विनोद कुमार सिंह समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर ने भी नामांकन दाखिल किया।
तारिक अनवर के साथ आरजेडी सांसद सरफराज आलम मौजूद रहे। भागलपुर आरजेडी प्रत्याशी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। उनके साथ कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा मौजूद रहे। शैलेश कुमार के नामांकन के बाद हुई जनसभा को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया। बांका में भी सियासी योद्धाओं ने अपना अपना पर्चा भरा। एनडीए की ओर से जेडीयू प्रत्याशी गिरधारी यादव, तो महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने अपना नामांकन किया। वहीं एनडीए की ओर से टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व सांसद पुतुल देवी ने निर्दलीय पर्चा भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किशनगंज सीट के लिए दूसरे चरण में मतदान होना है और मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, या यूं कहें कि आखिरी दिन है कल। वहीं सोमवार को किशनगंज सीट के लिए 3 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया, जिसमें आम आदमी पार्टी से अलीमुद्दीन अंसारी ने पर्चा भरा, तो वहीं एक रिक्शा चालक छोटेलाल महतो ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। तीसरे उम्मीदवार अजीमुद्दीन ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा भरा। सन में जो है, जो गरीबी है सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ गरीबी जो है काफ़ी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, स्वास्थ्य शिक्षा का हालत ज़्यादा ख़राब है। शिक्षा जो है सबसे कम साक्षरता यहाँ है, तो ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो जीवन में जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक सामग्री है लोगों को नहीं मिल रहा है। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी इलेक्शन जीतने के बाद? हमारी प्राथमिकता रहेगी कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की तारीख आज खत्म हो गई। बिहार में पहले चरण में कुल 60 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। सबसे ज्यादा नामांकन नवादा सीट से आए हैं। नवादा लोकसभा सीट पर कुल 18 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। औरंगाबाद में कुल 16 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, तो गया में 14 और जमुई में 12 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया है। वहीं नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। कल से नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 मार्च तक कोई भी प्रत्याशी अपने नामांकन को वापस ले सकेंगे। पहले चरण में 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आज पहले चरण के मतदान के लिए नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। 3 बजे तक नॉमिनेशन लिए गए हैं। औरंगाबाद में प्राप्त सूचना के अनुसार आज तक कुल 16 अभ्यर्थियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। जमुई में 12, गया में 14 और नवादा में 18 अभ्यर्थियों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा भले हो गया हो, लेकिन घटक दलों के दिल अभी तक मिले नहीं है। तभी तो एक एक सीट को लेकर किचकिच हो रही है। अब दरभंगा का हाल देख लीजिए, जहां इस सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गई हैं। आरजेडी ने दावा किया है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को आरजेडी ने दरभंगा से उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस कीर्ति आजाद को लेकर दावा कर रही है। यानी महागठबंधन की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। महागठबंधन में सीटों पर किचकिच, दरभंगा पर आरजेडी कांग्रेस सामने सामने, सिद्दीकी वर्सेस कीर्ति की दावेदारी। महागठबंधन का हाल देखिए। कहने को तो 22 मार्च को एक साथ बैठकर सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया गया, लेकिन ऐलान करने से क्या होगा जब सीटों को लेकर ही आपस में लड़ेंगे। महागठबंधन में अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि किस पार्टी के खाते में कौन सी सीट है। दरभंगा सीट भी उसी मझधार में फंसी है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों आमने सामने हैं। आरजेडी दावा कर रही है कि दरभंगा सीट उसके खाते में है और सिद्दीकी उम्मीदवार होंगे। हमारे यहाँ कोई परिस्थितियां नहीं है, सब बात हो चुकी है और महागठबंधन भी तैयार है। कुछ लोगों का बयान आ रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। वहां से कदावर नेता है हमारे दल के। अगर सिद्दीकी दरभंगा के दंगल में उतरेंगे तो फिर कीर्ति आजाद क्या करेंगे? उन्होंने तो इसी सीट के भरोसे ही कांग्रेस का हाथ थामा था कि बीजेपी ना सही कांग्रेस ही सही। उसी के सहारे दरभंगा सीट से किस्मत आजमाएंगे। तो क्या कीर्ति आजाद की उम्मीदों पर पानी फिर गया है?
आज के दिनों में कीर्ति झा आजादी दरभंगा से ही सांसद हैं, इसलिए वह सीट स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस पार्टी का बनता है और उसे मिथिलांचल कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। इसलिए पार्टी चाहती है, वो चाहते हैं कि कीर्ति झा आजाद ही दरभंगा से चुनाव लड़े। उधर आरजेडी जिन पर दावा खेलना चाहती है, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी भी दरभंगा से लड़ने का मन बना चुके। बस उन्हें इंतजार है पार्टी की तरफ से हरी झंडी का। तो पार्टी जब कहा कि पार्टी का फैसला सर मानना है, पार्टी कहेगी चुनाव लड़िए तो लड़ेंगे। और जहां तक दरभंगा का सवाल है, मेरा घर है, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र है। महागठबंधन ने जब से सीटों के बंटवारे का ऐलान किया है, तब से सीटों को लेकर कई तरह के बयान सामने आ चुके। कई सीटों को लेकर मामला फंसा है और उसी में से एक सीट है दरभंगा, जिसकी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। हालांकि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि दरभंगा सीट किसके खाते में है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। दरभंगा में आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिहार में 40 सीटों पर महागठबंधन जीत का दावा करते हुए रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की तुलना में मोदी कहीं भी नहीं ठहरते हैं। लोग बुझ गया है कि नरेंद्र मोदी सब चीज में फेल हो गए और उनका बीजेपी वाला 2 एमपी बोल दिया कि वोट के समय में 2 मिसाइल छोड़ेंगे या जीत लेंगे, यहाँ के जनता को ठगना आसान है। तो इसलिए अब उनका भंडाफोड़ हो रहा है। सब लोग सच्चाई जानने लगे हैं कि मैनेजमेंट करके लोगों को फिर बरगला करके फिर सत्ता हथियाना चाहते हैं, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। दोबारा हिंदुस्तान के लोग धोखा खाने को नहीं तैयार हैं। महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान चल रही है, जिससे मौका एनडीए को मिल गया है। एनडीए को लगता है कि महागठबंधन सीटों में ही उलझा रहेगा, जिस वजह से फायदा उन्हें मिलने जा रहा है। हालांकि आरजेडी ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन में कोई भी समस्या नहीं है और गठबंधन चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रहे हैं। सीटों को लेकर खींचतान, महागठबंधन में फंसा है सीट का पेंच, मिल गया है विरोधियों को मौका। सीटों को लेकर महागठबंधन परेशान है। बंटवारा हो गया है, लेकिन उलझन सीटों को लेकर है। कई सीटें ऐसी हैं जिस पर आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक दावे कर रहे हैं। दरभंगा का मामला तो फंसा हुआ है ही, सुपौल से लेकर उजियारपुर और सीतामढ़ी को लेकर भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। यानी चुनाव के तैयारी के बीच सीटों को लेकर अपने भिड़े हुए हैं और मजा विरोधी उठा रहे हैं। ये लालची और ठग लोगों की जमात है। इसी तरह चुनाव भी खत्म हो जाएगा, हाथ मलते ही लोग रह जाएंगे। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बनेगी, पहले से अधिक संख्या के आधार पर बनेगी। बहुत गड़बड़ तस्वीर है दरभंगा से लेकर के तमाम सीटों पर। उनके जो गठबंधन के अंदर जिस तरह का तीखा वहां अंतर्विरोध है, जिस तरह से अब ये अंतर्विरोध भी मुखर हो रहा है। एनडीए के दावे में दम लग रहा है, क्योंकि महागठबंधन का ऐलान भले हो गया हो, ग्राउंड पर अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है। कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरभंगा सीट पर आरजेडी ने दावा ठोका है, जबकि कांग्रेस कीर्ति आजाद की उम्मीदवारी चाहती है। खबरों के मुताबिक उजियारपुर सीट आरएलएसपी के पास जा रही है, जहां से आरजेडी के आलोक मेहता चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। तो सीतामढ़ी से सीताराम यादव आरजेडी की टिकट चाहते हैं, जबकि सीतामढ़ी सीट आरएलएसपी के पास जाने का संभावना है। वहीं सुपौल सीट पर रंजीत रंजन के खिलाफ आरजेडी ने विरोध का बिगुल फूंक रखा है। यानी घर में ही महागठबंधन अपनों से घिरी है। बड़े नेता गठबंधन में किसको क्या मिलना चाहिए या मिलेगा, इसके बारे में लोगों ने फैसला किया। उसमें जो है माने छोटे नेता, हम लोगों के जैसे नेता उसमें नहीं गए। सुपौल से यदि रंजीता रंजन को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो इसे राष्ट्रीय जनता दल किसी भी सूरत में अपना उम्मीदवार मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ महागठबंधन के नेता सब कुछ ठीक होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके इन्हीं दावों की हवा उनके नेता निकाल रहे हैं।
सीटों के बंटवारे के दिन से हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। महागठबंधन तो बन गया है, लेकिन खींचतान जारी है। हालात जल्द ठीक नहीं हुए तो खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इस बात से महागठबंधन भी वाकिफ है और विरोधी भी। सुपौल से मोहन के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। एनडीए ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। महागठबंधन में उम्मीदवारों के नामों की धीरे धीरे घोषणा की जा रही है। बस अब मैदान में लड़ाई कैसे लड़नी है, इसके लिए मुद्दे भी तय हो गए हैं। महागठबंधन जहां केंद्र की नाकामियों को मुद्दा बनाने की कोशिश में है, तो वहीं बिहार एनडीए विकास और नीतीश सरकार के कामों के जरिए मैदान में जाने की तैयारी कर रही है। बिहार के चुनावी बिसात पर कौन कौन से मुद्दे होंगे हावी? क्या केंद्र की नाकामियों को गिनाया जाएगा या फिर बिहार में विकास का बनेगा मुद्दा? बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। लड़ाई का ऐलान हो गया है। बारी है तो जनता के बीच जाने की। तो इसके लिए भी दोनों गठबंधनों ने मुद्दों के हथियार से खुद को लैस कर लिया है। महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ने अपने अपने मुद्दे तय कर लिए हैं कि वो किन मुद्दों के साथ मैदान में जाएंगे। महागठबंधन ने जो तय किया है, केंद्र सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाया जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे को युवाओं के बीच ले जाने की योजना है। पिछले चुनाव में किए गए वादे का क्या हुआ, इसका भी जवाब मांगा जाएगा। किसानों की बदहाली को भी महागठबंधन मुद्दा बनाएगी। इसके अलावा सबसे अहम आरक्षण के मुद्दे को भी महागठबंधन हथियार बनाने जा रही है। साथ ही समाज में बढ़ती कट्टरता को भी महागठबंधन मुद्दा बनाने जा रही है। लड़ाई जो है जनता बना मोदी जी है। मोदी जी ने जिस प्रकार से लोगों को ठगने का काम किया, खासतौर पे नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, बल्कि इस दौर में, मोदी जी के दौर में सबसे ज्यादा नौकरियां खत्म की गई हैं। नहीं, अभी तो एकदम नाकामी का ही सवाल है। देखिए, जिस तरह से मैंने ठगा है देश को नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो सपना दिखाया था, और नौजवानों को तो के मन में तो बहुत गुस्सा है। मोदी मोदी नौजवान चिल्ला रहे थे और कुछ नहीं किया नौजवानों के लिए। वैसे एनडीए ने भी अपने तरकश में तीर तैयार कर रखे हैं। वो भी जनता के बीच अपने जवाबों के साथ जाएगी। 5 साल का हिसाब मांगा जाएगा, तो इसके लिए भी जवाब तैयार कर रखा है। बिहार में एनडीए विकास के कामों के सहारे जनता के बीच जाएगी। नीतीश की छवि को भुनाने की कोशिश होगी। बिजली के क्षेत्र में किए गए कामों को भी एनडीए गिनवाएगी। साथ ही उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना के लाभ को भी जनता के सामने रखेगी। और सबसे अहम, आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी एनडीए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। 10-20 घोटाला करा दिया, कहीं सजा याफ्ता जेल में चल गया, तो इसको दिखा देंगे कि एनडीए के नेता सब जेल में है, और 2G, 3G, 4G, दामाद जी सबका दिखा देंगे खेल जी। वो हो जाएगा हमारा काम, उनका काम भी हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। वो जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। जो सवर्णों को लेकर के जो आरक्षण का एक ऐतिहासिक फैसला है, इसके बाद अगर उन्हें नाकामियां दिखती हैं तो नाकामियां उनको मुबारक। हम उपलब्धियों के बल पर एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ बिहार को एक बेहतर कल देने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एक दूसरे की कमियों को अपना हथियार जरूर बनाएंगे, लेकिन वोटर के मन में क्या है, वो किसकी बात पर विश्वास करते हैं, उन्हें विकास के काम पसंद आते हैं या फिर वादा खिलाफी की बात समझ में आती है, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। इस बार के चुनाव में उड़न खटोले से प्रचार करने के मामले में आरजेडी ने बाजी मार ली है। पहले चरण में नामांकन के अंतिम दिन तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेताओं के साथ पटना एयरपोर्ट से रवाना हुए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। एक दूसरे पर चुनाव प्रचार के संसाधनों को लेकर तंज कसते जा रहे हैं। आसमान से जमीन जीतने की जंग, इस बार आरजेडी ने मारी बाजी। उड़न खटोले से तेजस्वी का चुनावी प्रचार, दूसरे दलों के नेता भी उड़ेंगे उड़न खटोले में।
किसी भी चुनाव में आसमान के जरिए जमीन जीतने के लिए नेता खूब उड़ान भरते हैं। 2019 के लिए बिहार में इसकी शुरुआत तेजस्वी यादव ने की है। गया के लिए उड़न खटोले पर सवारी करने से पहले फोटो के साथ ट्वीट किया और कहा, चुनाव प्रचार शुरू। पार्टी दावा कर रही है कि प्रचार में पीछे न रह जाएं, इसे लेकर तैयारी पहले से की गई है। सावधानी अगर नहीं रखेंगे तो ये जो लोग हैं दिल्ली में बैठे हुए, वो लेने देंगे क्या? वो 50 को 100 को हेलीकॉप्टर बुक कर लेंगे। पिछली दफा यही हुआ था, इसलिए सावधानी के तहत जो है ये किया गया है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 25 हेलीकॉप्टरों के जरिए चुनाव प्रचार हुआ था। उस समय बीजेपी के नेता और उनके सहयोगी 17 हेलीकॉप्टरों से प्रचार कर रहे थे, तो महागठबंधन और दूसरे दलों के नेता 8 हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे थे। इस बार भी 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टरों से चुनाव प्रचार होगा। जनता क्या चाहती है और जनता का आशीर्वाद किसके साथ है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसाधन तो हमारे पास भी आ जाएंगे और कौन पहले कौन बाद में, पहले उम्मीदवारों को तो तय करने में नाको चने चबाने पड़े। हालांकि जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने आरजेडी के चुनाव प्रचार पर तंज कसा है। बीजेपी का दावा है कि महागठबंधन का तो चुनाव में हारना तय है, तो फिर ज्यादा उड़ने की जरूरत क्यों है? उनको हेलीकॉप्टर ज्यादा उड़ाना पड़ेगा, ज्यादा अभी कलेक्शन जो है। हम लोगों को तो कैडर पार्टी जहां है वहीं एक हेलीकॉप्टर है, आदमी ही हेलीकॉप्टर के फ्लाइट के काम करता है, इसलिए हमसे तुलना उनका नहीं किया जाए। नेता भले ही हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पिछले कुछ चुनाव में हेलीकॉप्टर का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसका फायदा होता है कि एक ही दिन में नेता कई रैलियों को संबोधित कर लेते हैं, चुनाव के दौरान ज्यादा से ज्यादा इलाकों में पहुंच पाते हैं। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। इधर पटना पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना रेलवे स्टेशन के पास घूम रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से कई संदिग्ध कागजात बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों के तार आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। दोनों से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। पकड़े गए दोनों आतंकी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमीयत उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और इस्लामिक स्टेट बांग्लादेश के सक्रिय सदस्य हैं। इनके संगठन के कई सदस्यों को बांग्लादेश की पुलिस ने आतंकी घटनाओं में गिरफ्तार किया है। ये दोनों बिना किसी पासपोर्ट, वीजा या वैध दस्तावेज के अवैध रूप से बांग्लादेश सीमा पार कर भारत में प्रवेश इन्होंने किया और दोनों अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी भारतीय मतदाता पत्र बनवाकर उसका इस्तेमाल कर रहे थे। ये दोनों देश के विभिन्न शहरों में अपने आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए युवकों की तलाश कर रहे थे और बौद्ध धार्मिक स्थलों पर आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए रेकी कर रहे थे। दोनों युवक पिछले 11 दिनों से गया शहर में रह रहे थे। और इसी के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।